हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फोस्टर अकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल और स्वागत है आपका इस क्लास में। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। इसमें एमसीक्यूज की भी है और उसके साथ साथ टॉपिक वाइज भी सब चीजें मेंशन की हुई है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो ये है इकोनॉमिक्स का हमारा क्लास नंबर 1 और इसमें हम प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि जो प्रोडक्शन है इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रोडक्शन के का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या है, क्या क्या फैक्टर्स हैं और बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है ना। उत्पादन का संगठन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी आप किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसका एक ओवरव्यू होता है, फिर आप कह सकते हैं कि उस चैप्टर से रिलेटेड या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो इस टॉपिक में जैसे कि यहाँ पर उत्पादन वर्ड आप देख रहे हैं, तो उत्पादन वर्ड से पहले काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है वो शुरू कहाँ से है। तो इस वाले चैप्टर में हम एक विलेज है जिसका नाम क्या है, पालमपुर, ठीक है। इसको एक काल्पनिक विलेज बोला है या फिर इसको कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल विलेज की एक संज्ञा दी गई है या फिर बोला गया कि हाइपोथेटिकल एक विलेज है, काल्पनिक है और इसको यूपी से कनेक्ट करके बोला गया कि वेस्टर्न यूपी का एक पार्ट है जहां पर कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं। उन एक्टिविटीज के माध्यम से हम देखेंगे कि इसमें इन सब चीजों का क्या रोल है, ठीक है ना। मतलब एग्रीकल्चर का क्या रोल है इसमें हम बात करेंगे। कुछ ऐसी चीजें, एक्टिविटीज, कुछ है यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज, कुछ है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो प्रोडक्शन है उसके लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर उत्पादन का संगठन। उत्पादन क्या चीज होती है, वे वस्तुएं और सेवाएं जिनकी हमें जरूरत है, ठीक है। हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीजें ऐसी खाते हैं, ऐसी चीजें यूज करते हैं जिनका कहीं ना कहीं से तो उनका प्रोडक्शन हो ही रहा है। तो इस प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, रॉ मटेरियल भी आता है और मशीन्स भी हैं, बहुत सारे लोग भी चाहिए, एक पूरा संगठन चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए या फिर कोई फैक्ट्री चाहिए जहां पर चीजें बनेंगी। तो इन सब चीजों को ही हम यहाँ पर देखेंगे। तो उत्पादन का संगठन, इसमें क्या है, उत्पादन का जो एम है वो क्या है, चीजों को प्रोड्यूस करना, यानी गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं को क्या करना, प्रोड्यूस करना, उनका उत्पादन करना। और किन वस्तुओं का उत्पादन करना, जिनकी हमें जरूरत है। भाई ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज तभी तो बनाई जाएगी ना जब उसकी जरूरत होगी। जैसे कि आपने कहावत सुनी भी होगी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब हमें किसी की चीज की जरूरत होती है या फिर हमें कोई काम करना होता है तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट करके वो चीज बना लेते हैं। स्टार्टिंग में जैसे कि आज के टाइम में हमारे पास गाड़ियां हैं, उस अगर हम पास्ट की बात करें तो इतिहास में जाकर देखेंगे कि अचानक से गाड़ियां नहीं बन गई। गाड़ियां बनने से पहले उसका एक पूरा का पूरा प्रोसेस रहा है। एक पहिया भी नहीं था, पहिए से पहले भी सिर्फ एक गोल सी चीज थी, उसको पता चला, फिर इंसान को पता चला कि इसको ऐसे घुमा के सामान को इधर से उधर ले जाया जा सकता है, फिर धीरे धीरे पहिया बना, ठीक है, व्हील्स के बाद फिर तो पूरा प्रोसेस शुरू हो ही गया। तो ये सब चीजें हैं, एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। और अब ये कितने बड़े लेवल पे आ गए कि चीजों का प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। तो वो वस्तुएं और सेवाएं जिनकी हमें आवश्यकता होती है या जिनकी हमें जरूरत होती है, उनको हम क्या करते हैं, उत्पादित कर लेते हैं, यानी उनका हम प्रोडक्शन कर लेते हैं। आसपास आपके कितनी सारी चीजें इस वक्त भी आप देखेंगे तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बनी हुई हैं। आप जो बुक्स पढ़ते हैं उनका भी कहीं ना कहीं उनको बनाया जाता है। तो इन सब चीजों, उस बुक के बनने में या किसी भी एक चीज के बनने में क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे भूमि। देखिए इकोनॉमिक्स में जब बात होती है तो सबसे पहले टॉपिक इन्होंने प्रोडक्शन ही क्यों दिया है, क्योंकि एक बेस है, ठीक है, या कह सकते हैं एक बेसिक चीज है। और हमारी जो जरूरत है उसके बारे में तो सबको पता ही है, जरूरतें होती हैं बहुत सारी। तो इन जरूरतों के हिसाब से ही जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, वो सारा सामान बनाना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं नई नई कुछ चीजें हैं, जैसे कि आजकल सर्विसेज भी बहुत ज्यादा, सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। जैसे कि आपने जोमेटो वगैरह ये सब, अब आप घर बैठे ही सामान मंगा सकते हैं, खाने का सामान भी घर बैठे ही मंगा सकते हैं। काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो गई हैं। तो टाइम के साथ साथ काफी सारी नई नई जो क्षेत्र हैं या फिर कह सकते हैं कि नए नए जो फील्ड्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो उत्पादन के संगठन में हम सबसे पहले बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी वस्तुओं और सेवाओं के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर भूमि। देखिए कोई भी चीज अगर बनानी है तो उसके लिए जमीन की जरूरत होगी, ठीक है, जमीन की जरूरत होगी, एक भूमि का एक टुकड़ा चाहिए, एक कोई एरिया चाहिए जहां पर जाकर
कोई फैक्ट्री बनाई जा सके या फिर जो भी हमें चीज बनानी है उसको बनाने की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, कोई कंपनी की जगह होनी चाहिए। दूसरी बात है श्रम। श्रम का मतलब क्या होता है? श्रम का मतलब है यहाँ पर लेबर, यानी कितना ज्यादा यहाँ पर श्रम लग रहा है। श्रम का मतलब मेहनत कर रहे हैं लोग वहां पर, ठीक है ना। जमीन है, जमीन पर काम किया जाएगा। अब काम किया जाएगा तो उसके लिए भौतिक पूंजी चाहिए, यानी फिजिकल आपको क्या चाहिए? कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इसको बोलते हैं। फिजिकल कैपिटल को भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है आपका फिक्स्ड कैपिटल, यानी स्थायी वाला जो है आपका, और दूसरा आपका कार्यशील यानी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इनको भी फर्दर हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल मैं छोटा छोटा ऐसे ही बता देती हूँ। फिक्स्ड में आपका क्या होता है, इसको आप कह सकते हैं वो सारी चीजें जो आपकी पहले से, जैसे मशीन्स वगैरह ये सब इसके अंदर आती हैं, टूल्स मशीन्स। और वर्किंग में आपकी क्या चीज आती है? रॉ मटेरियल। बेसिकली रॉ मटेरियल, यानी कोई भी चीज बनाने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी? रॉ मटेरियल की। अगर आपको धागा बनाना है या आपको कपड़े का व्यापार करना है तो कपड़े के व्यापार के लिए आपको धागे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, धागे की। और उससे पहले कपास की जरूरत पड़ेगी, या फिर जो भी कोई आप जिस भी मटेरियल को आप बेस बना रहे हैं वो मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अगर हम पोर्ट्री वर्क की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कुम्हार के पास जाना पड़ेगा, उसके पास जो मिट्टी है वो वहां पे रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल आप समझ ही रहे क्या क्या चीजें हैं। तो ये सब चीजें मिलके क्या है? भौतिक पूंजी, यानी वो सब चीजें एक तरीके से सामान हम बोल सकते हैं, जो सामान चाहिए हमें उस चीज को बनाने के लिए। मानव पूंजी। मानव पूंजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मानव पूंजी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नॉलेज होती है इंसान के पास, ठीक है, कि जो पूरा का पूरा सेटअप है उसको कैसे करना है, काम को कैसे डिवाइड करना है, और जो सारे के सारे आइडियाज हैं, चीजें हैं, उन सबको एक साथ लाना पड़ेगा, सबको एक साथ लगाना पड़ेगा आइडियाज को, और फिर सारी चीजों को एक सिस्टमेटिक वे में करना पड़ेगा। तो मानव पूंजी जिसके अंदर बहुत सारी पोस्ट होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, वो सब मिलके यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। तो कोई जमीन होगी, उसके ऊपर लेबर वर्क होगा, उसके बाद फिर फिजिकल एक्टिविटी, सॉरी फिजिकल आपकी कैपिटल यानी भौतिक पूंजी होगी, और उसके बाद फिर मानव पूंजी। तो ये चारों ही जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया है जो कि आप अगर देखें तो इंडिया जो एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, वहां पर एग्रीकल्चर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर इस चैप्टर में हमने पालमपुर की बात की, यहाँ पर भी जो एग्रीकल्चर है यानी कृषि जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इन सब चीजों को वन बाय वन हम इसके एस्पेक्ट में भी देखेंगे। पालमपुर जो विलेज है उसके नजरिए से भी देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल चीजें हो जाती हैं। यानी प्रैक्टिकली एक तो होता है कि आप थ्योरी के रूप में चीजें पढ़ रहे हैं, एक होता है कि अगर आप खुद अगर सोचें अपने विलेज में जाएं, सबका विलेज होता ही है कोई ना कोई, तो अगर आप अपने विलेज एक्टिविटीज में जाके देखते हैं तो वहां पर क्या क्या एक्टिविटीज होती है विलेज में, आप देखते हो वहां पर डेली आप जब सुबह जल्दी उठते हो, फिर उसके बाद सारा काम होता है, गायें होती हैं, इसके अलावा उनके लिए चारा लाया जाता है। आप फिर खेतों में जाते हो, वहां पर पानी लगाना होता है खेतों को, है ना, सिंचाई की भी चीजें होती हैं। इसके अलावा पूरी की पूरी एक्टिविटी होती है, खेती करने का एक पूरा प्रॉपर तरीका होता है। तो जो लोग गांव से ज्यादा कनेक्ट करते हैं उनको तो शायद इस चैप्टर के बारे में पहले से ही प्रैक्टिकली ही पता होगा, है ना। तो वही वाली चीज है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमने सभी चीजें देख ली यहाँ पर सॉरी। तो अगर हम बात करें प्रोडक्शन की पालमपुर की, तो पालमपुर में बताया गया है कि काफी सारे लोग हैं जो कि कृषि एक्टिविटी में यानी एग्रीकल्चर के काम में लगे हुए हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनमें लोगों के पास कुछ के पास जमीन है, कुछ के पास जमीन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी डिवीजन हुआ है। इसके अलावा घरों की बात करें तो घरों में कुछ लोगों के पास पक्के मकान है और कुछ लोगों के पास पक्के मकान नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और चीज है वहां पर, बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, उसके ऊपर भी काफी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि बिजली है वहां पर डेवलप्ड है, यानी बिजली वहां पर मोस्टली घरों में अवेलेबल है। इसके अलावा जो रोड्स हैं यानी जो सड़क व्यवस्था है, परिवहन व्यवस्था, वो काफी अच्छी है, ठीक है। तो वहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो काफी अच्छे तरीके से डेवलप होने की कगार पर है। तो ये सब चीज हमने देख लिया। पहले हम बात करते हैं भूमि की, जो कि हमारा फर्स्ट क्या था, कंपोनेंट था। ये हमारा भूमि। किसी भी इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए सबसे पहले जमीन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास जमीन है तो फिर सारी चीजें हो पाएंगी। अब यहाँ पर बात आती है कि जमीन जो है
वो कैसी होनी चाहिए? तो जमीन ऐसी होनी चाहिए जहां पर सभी संसाधन अवेलेबल हो, यानी ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज पहुंच जाए। जैसे कि क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर? जल, वन, खनिज। ठीक है, तो काफी सारी चीजें उसी जमीन के आसपास मिल जाए। ऐसी देखिए फैक्ट्रीज वगैरह या फिर कोई भी ऐसी जमीन जिसपे कोई फायदा ही ना हो या फिर बहुत ही दूर है, एकदम जंगल में है, वहां पर क्या करेंगे उस जमीन का? तो जमीन जो है, भूमि जो है, आपको पता ही है ना, रेट बढ़ जाते हैं जब मेट्रो स्टेशन पास में होता है या फिर जो बड़ी रोड होती है उनके पास जो घर होते हैं उनके रेट ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर जो फैसिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसी वजह से जमीन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन है वो वहां पर अवेलेबल हो, तभी तो जो सारी जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर पाएगा। दूसरा है श्रम, यानी कि जो लेबर है, जो लोग काम करेंगे वो भी इजीली अवेलेबल होने चाहिए, यानी इजीली उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे लोग काम करने के लिए आ रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा दूरी पर है या फिर कंडीशंस ऐसी नहीं है। तो जो श्रम है यानी जो लोग हैं वो वहां पर अवेलेबल होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मैटर करता है कि लोग कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं या नहीं है। अगर वहां पे आसपास के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, काफी संख्या में वहां पे मजदूर मिल सकते हैं, या फिर जो भी पर्टिकुलर पोस्ट है उस पोस्ट के लिए लोग मिल सकते हैं, तो ये चीज भी देखी जाती है। श्रम, इन सब की जरूरत पड़ती है किस चीज में? अगर आपको उत्पादन करना है, ठीक है, यानी अगर प्रोडक्शन का काम है, प्रोडक्शन वर्क है, तो उसके लिए जमीन अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो वर्कर्स हैं वो भी काफी अच्छे होने चाहिए। जितने ज्यादा अच्छे वर्कर्स होंगे उतनी ज्यादा आपके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में काफी सुधार होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी मशीन से नहीं है। पहले तो प्रोडक्शन जो है वो स्मॉल स्केल पर भी हो सकता है, फिर बड़े लेवल पर, है ना, ऐसे भी तो पॉसिबल है। थर्ड है हमारे पास भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी जो हमने बात की थी, फिजिकल कैपिटल। यानी आपको पता है कि हर लेवल पे जो प्रोडक्शन का हर लेवल होता है वहां पे अलग अलग तरीके की इनपुट्स की जरूरत पड़ती है, यानी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उसमें से जो भौतिक पूंजी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें हमने फर्स्ट बात की थी स्थायी पूंजी की। तो स्थायी पूंजी में बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे कि आपको प्रोडक्ट बनाने में हेल्प मिलती है। जैसे कि आपके पास टूल्स होते हैं, यानी औजार अवेलेबल होने चाहिए, मशीन है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हल वगैरह, अगर किसान है और किसान को कुछ काम करना है, किसान को बड़े लेवल पे खेती करनी है, तो उसके लिए हल होने जरूरी हैं। ठीक है, इसके अलावा बड़ी बड़ी मशीनें होनी जरूरी है, या फिर वो पर्टिकुलर मशीन जिनसे वो उस पर्टिकुलर काम को कर सके। जनरेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जनरेटर्स, ताकि लाइट वगैरह चली जाए तो उसका यूज हो पाए, पानी मिल पाए, टरबाइन हो सकता है, या फिर कंप्यूटर। ये सब जो है ये आपकी क्या चीज है? ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट इनपुट्स है, यानी स्थायी पूंजी आप इनको सबको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर सकते हैं अगला, जो है आपकी कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल की जो हमने बात की थी, इसमें आपका रॉ मटेरियल, यानी जो कच्चा माल है जो आपको चीजें बनाने में हेल्प करेगा, उसके यहाँ पर उसकी बात हो रही है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं नकद पैसे, इनको भी हम किस कैटेगरी में लाएंगे? कार्यशील पूंजी में ही लेकर आएंगे। ठीक है, और फोर्थ नंबर पर हमने बात की थी किसकी? मानव पूंजी की। इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, सब चीजों को एकदम से कलेक्ट करने का काम, अगर भूमि भी है, श्रम भी है और भौतिक पूंजी भी है, यानी आपके पास पैसा भी है, जमीन भी है और लोग भी है काम करने वाले, फिर भी उस काम को सिस्टमेटिक तरीके से कौन करेगा? ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास पूरे तरीके से उस चीज को करने की नॉलेज हो। इसीलिए तो बड़ी बड़ी पोस्ट लाई जाती है लोगों को। सुपरवाइजर भी होता है जिसमें, और मैनेजर्स भी होते हैं। इसके अलावा कोई भी स्किल्ड व्यक्ति हो सकता है जो कि काम को देखे ठीक तरीके से करने के लिए, कि काम जो है वो सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो इसको ही कहेंगे मानव पूंजी। आपने शायद 8th क्लास में या फिर कभी चैप्टर पढ़ाया होगा, टीचर्स तो सभी हैं, या फिर आप जब 8th क्लास में होंगे तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा मानव संसाधन। जब चैप्टर पढ़ा होगा आपने रिसोर्सेज में, ह्यूमन रिसोर्स का भी नाम आता है। तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या होता है? यानी इंसान जो है वो किसी ना किसी चीज के काम करने के काबिल बन चुका है। ठीक है, यानी उसके ऊपर जब चीजें हो रही है, यानी जब स्किलफुल हो जाता है, यानी जब उसके अंदर स्किल्स आ जाती हैं और वो सोसाइटी में अपना कुछ योगदान दे सकता है, तो यही वही चीज है मानव पूंजी। यानी ऐसे लोग जो स्किलफुल हैं, जिनके पास कार्य कुशलता है किसी काम को करने की। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? ठीक तरीके से काम कर पाएंगे। अब हम कह सकते हैं
कि ये सब चीजें मिलके, जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी और हमारा जो ये है लास्ट वाला मानव पूंजी, ये सब मिलके क्या करेंगे, पूरे प्रोडक्शन काम को ठीक तरीके से सिस्टमेटिक करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर फसल। फसल से पहले एक चीज और देखते हैं यहाँ पर, आपको अगर हम उत्पादन की डेफिनेशन पूछे तो आपको अच्छे से पता है वो सब चीजें, वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी हमें जरूरत है। ठीक है, और इसमें जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। आगे हम बात करेंगे बाजार। ठीक है, ये सब काम होने के बाद आपको क्या चाहिए, एक चाहिए आपको मार्केट, जहां पे आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेच सके। ठीक है ना, यानी इसको हम कह सकते हैं अंतिम उपभोग करने की एक संगठित इकाई के रूप में इसको बोला जाता है। यानी जो उत्पादन किया जाता है, यानी भूमि, श्रम और जो पूंजी है उनको इकट्ठा कर देते हैं, उसके बाद जब फाइनली चीज होती है उसको कहाँ भेजा जाएगा, आपका बाजार में भेजा जाएगा, है ना। डेफिनेशन देख लेते हैं, उत्पादित जो वस्तु है यानी जो प्रोडक्ट है जो आपने बनाया है, उसका जो अंतिम उपभोग है, ठीक है, उसको कहाँ भेजा जाता है, बाजार में। और बाजार में आपको क्या देखने को मिलते हैं, कंपटीशन, यानी प्रतिस्पर्धा, किसका प्रोडक्ट अच्छा है, किसका प्रोडक्ट कम प्राइस में बहुत बढ़िया क्वालिटी है, ये सब चीजें बाजार में देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें इंटीग्रेट अगर हम करें, इन सबको मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, पूरा एक प्रोडक्ट बना देंगे ये सब चीजें, और प्रोडक्ट फाइनली कहाँ जाएगा, मार्केट में। तो मार्केट के लिए ये तैयार होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जो पालमपुर है गांव, वहां पर जो खेती है वो किस तरीके की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो भूमि है वो कैसी है, स्थायी है। स्थायी का मतलब ये है कि लोगों को पता है किसके पास कितनी जमीन है, और 75% जो लोग हैं वो अपनी जीविका के लिए, यानी अपने खाने पीने के लिए, अपनी डेली लाइफ के लिए किस चीज के ऊपर निर्भर करते हैं, खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, और इस खेती में कौन कौन लोग हो सकते हैं, अभी आपको पता है खेती जो करेगा उसके पास जरूरी नहीं है उसके पास अपनी खुद की जमीन हो, तो इसमें हो सकते हैं छोटे बड़े किसान या फिर श्रमिक, यानी छोटे किसान या फिर जो दूसरों की जमीन पर काम करते हैं, इस टाइप के लोग हो सकते हैं। ठीक है ना, तो सबके पास अपनी अपनी जमीन होती है, या फिर जिनके पास नहीं है वो दूसरों की जमीन पर क्या करते हैं, काम करते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज और डिस्कस करेंगे, वो है आपका क्या, जमीन नापने की इकाई। जमीन मापने की इकाई, ठीक है, यानी हम बात करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट किस चीज को मेजर करने के लिए, जमीन को। तो ये क्या है, आपकी हेक्टेयर। ठीक है, क्या है, एक हेक्टेयर, सॉरी हेक्टेयर। तो एक हेक्टेयर में 10,000 क्या है, वर्ग मीटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है पालमपुर की जो जमीन है उस पे 75% जो लोग हैं वो खेती करते हैं, जिसमें कि कुछ बड़े किसान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, लेकिन वो किस काम में लगे हुए हैं, खेती के काम में लगे हुए, उनको कोई और काम नहीं आता, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसमें अगर हम यूनिट की बात करें तो आपने बीघा और गुंठा ये सब चीजें भी सुनी होगी, है ना। अब है यहाँ पर कल्टीवेशन की बात करें कि ये जो एरिया है यहाँ पर जो फसल वगैरह है उसको उगाने के क्या क्या तरीके हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे वर्षा ऋतु की। तो वर्षा जो ऋतु होती है उसमें जो फसल उगाई जाती है उसको बोला जाता है खरीफ, जिसको कब से कब किया जाता है, जुलाई से लेके अक्टूबर तक, जुलाई से लेके अक्टूबर। और इसकी जो इंपॉर्टेंट फसलें हैं वो कौन कौन सी है, ये है आपकी ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, ये सब। ठीक है ना। दूसरी फसल की अगर हम बात करें तो ये आपकी शरद ऋतु में, यानी सर्दी का जो टाइम है उसमें ये फसल बोई जाती है, और इस फसल का नाम क्या है, रबी। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इस फसल का नाम है रबी। और इसकी अगर अवधि की बात करें तो ये है आपका अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। और इसमें कौन कौन सी फसलें हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसमें है आपकी गेहूं, सरसों, इसके अलावा दाल, आलू वगैरह, ये सब आते हैं इसमें। ठीक है ना। अगर हम थर्ड बात करें, तीसरे टाइप की जो ऋतु है ये आपकी ग्रीष्म ऋतु। कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी, सबसे पहले तो इसको ग्रीष्म ऋतु में अगर आपकी पर्टिकुलर टाइप बोला जाए फसल का तो ये कौन सी है, जायद
और जायद जो फसल है इसकी जो अवधि है वो कब से कब तक है, ये आपकी मार्च से लेके जून। और इसमें पूछ लिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, तरबूज, इसके अलावा खीरा, इसके अलावा जो फली वगैरह हैं ये सब सब्जियां, ये सब इसके अंदर आते हैं। और यहाँ पर पालमपुर के गांव की अगर बात करें या फिर किसी प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी है उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो इरिगेशन का काम है यानी जो सिंचाई का काम है वो इसी की हेल्प से होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है आज के टाइम में, क्योंकि फसलें जो हैं वो हर तरीके की जमीन पे आजकल उगाई जा रही हैं और कोई किसी भी जमीन को खाली नहीं छोड़ा जा रहा है। तो अब जमीन तो अलग अलग तरीके की है, तो अगर वहां पर सिंचाई की सुविधा होगी तो जो फसलें हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगी। ठीक है, तो सिंचाई की सुविधा है इसलिए जो खरीफ रबी ये जब फसलें हैं ये इजिली हो जाती है इनकी पैदावार। ठीक है ना। बहुविध फसल प्रणाली ये क्या होती है? यह एक साल में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल को उत्पन्न करने की प्रणाली होती है। ठीक है, बहुविध फसल प्रणाली अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें क्या होता है कि जो जमीन का टुकड़ा है उस पे एक से ज्यादा फसल उगाई जाती है और ज्यादातर 2 से 3 फसलें जो है वो साल भर में उगा ली जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका हरित क्रांति, HYV। तो जो HYV है इसका आपको देखिए यहाँ पर मैंने ये लगाया हुआ एक पिक्चर, ये है वीट, बाजरा, शुगर केन और पोटैटो, ये सारी जो फसलें हैं ये आपको ध्यान रखना। ये वाला जो पॉइंट है ना आपको खरीफ रबी और जायद फसल का, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हरित क्रांति, हरित क्रांति के बारे में आपने सुना होगा। इसमें क्या था, जो बीज है उनकी जो क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी के बीजों का प्रयोग करना ताकि जो गेहूं की जो फसल है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे लेवल पे उगाई जा सके, कुछ ऐसा इसका वो था। ठीक है, क्या था, एम था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हरित क्रांति से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। ठीक है ना, चलिए। तो हरित क्रांति की अगर बात करें तो हमने यहाँ पर देखा है हरित क्रांति होता है HYV द्वारा कृषि यानी जो खेती के लिए गेहूं की जो खेती है उसके लिए अच्छे बीजों का होना, ताकि जो क्वालिटी है बीजों की वो काफी अच्छी हो सके, जो फसल की क्वालिटी वो काफी अच्छी हो सके। तो इसमें हम बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में। 19 कब से कब तक का टाइम है इसका? 1966 से 67 के बीच में ये हरित क्रांति आई थी भारत में। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें यानी विश्व लेवल पे बात करें तो इसके जो जन्मदाता है या फिर इसको क्रांति को लाने वाले थे वो थे कौन? नॉर्मन बोरलॉग विश्व में। ठीक है, और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में इसको लाने वाले कौन थे? MS स्वामीनाथन। ये जो क्वेश्चन अगर आप आया और उसको छोड़ के आना तो बहुत ही गलत हो जाएगा, तो इसको तो आपको याद रखना ही है। 1966 से 67 में MS स्वामीनाथन थे भारत में हरित क्रांति को लाने वाले। इसके अलावा कुछ एक क्रांति और है, उनको भी आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति तो आपको पता चल गया है। ठीक है, गेहूं की पैदावार से रिलेटेड है, फसल अच्छी हो इससे रिलेटेड है। इसमें जो बीज हैं वो कुछ इस क्वालिटी के थे जिससे कि जो जमीन है उस पर ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, और इसमें बहुत ज्यादा क्या चीज यूज की गई, सिंचाई सुविधा ज्यादा दी गई। इसके अलावा उर्वरक ज्यादा लगाए गए, कीटनाशक छिड़के गए। तो इन सब चीजों को हम बाद में भी देखेंगे। ठीक है, पहले ये चीज देख लेते हैं। इसके अलावा श्वेत क्रांति अगर पूछा जाए तो ये किससे रिलेटेड है? ये है आपके दूध से रिलेटेड, और ऑपरेशन जो फ्लड है वो इसी का ही एक पार्ट, आपको पता ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर पीली क्रांति की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है तिलहन से। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट आपसे पूछ ली जाती है ग्रे क्रांति यानी ग्रे रेवोल्यूशन जो है वो आपका रिलेटेड है उर्वरक से। इसके अलावा आपसे अगर गुलाबी क्रांति पूछ ली जाए तो ये किससे रिलेटेड है? आपकी झींगा से। ठीक है, इसके प्रोडक्शन से। इसके अलावा आपसे रजत क्रांति पूछ ली जाए तो ये अंडे के उत्पादन से रिलेटेड है। अब कौन सी बची है? सुनहरी क्रांति हो गई क्या? सुनहरी जो क्रांति है, सुनहरी क्रांति जो किससे रिलेटेड है? वे आपकी बागवानी से रिलेटेड। तो ये सब चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। एक और है आपकी अमृत क्रांति, ये आपकी नदी जोड़ो परियोजना से, नदी जोड़ो परियोजना। एक आपकी पूछी आ सकती है ब्लैक। ठीक है, अगर ब्लैक आपसे पूछ लिया जाए, नहीं ब्लैक रेवोल्यूशन पूछ लिया जाए तो ये किससे रिलेटेड है? आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन तो आने के चांसेस होते हैं, बाकी मन की बात है कि आपके जो है वो क्या क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। पर हाँ, जब आप हरित क्रांति पढ़ते हैं तो आपको ये सारी भी पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम, ये आपका खेती करने के तरीके। ठीक है,
जिसमें हम पारंपरिक और गैर पारंपरिक तरीकों की बात करेंगे। तो पारंपरिक जो कृषि है, पारंपरिक जो तरीके हैं, इनमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि पारंपरिक बीजों का यूज करना, जैसे कि ट्रेडिशनली बीजों का यूज किया ही जाता है। सिंचाई की आवश्यकता जिसमें कम पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है हाइब्रिड जो होता है उसमें अलग चीजें हैं और जो पारंपरिक चीजें होती है उसमें अलग तरीके से काम होता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे काम होता है, तो कम सिंचाई की आवश्यकता होती है यहाँ पर। इसके अलावा जो उर्वरक है, उसमें उर्वरक में मेनली किन किन चीजों का यूज होता है, जो गाय भैंस होते हैं उनसे प्राप्त होने वाले जो प्राकृतिक खाद है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं प्राकृतिक खाद जो है, ये होता है यूज किसमें, पारंपरिक तरीके में। यानी बाहर से कुछ ऐसे उर्वरक नहीं मंगाए जाते यूज करने के लिए, जो प्राकृतिक हैं वो ही यूज कर लिए जाते हैं। और पारंपरिक वाले में जो हल है वो भी पारंपरिक ही होगा, यानी ट्रेडिशनल जो हल यूज किया जा रहा है उसी का यूज किया जाएगा, ज्यादा मशीनें वगैरह इन सब का यूज नहीं होगा। इसके अलावा जो पानी है वो कुओं से और जो तालाब है, ये जो ट्रेडिशनल तरीके हैं सिंचाई करने के, वो ही यहाँ पर यूज होंगे। अगर हम गैर पारंपरिक तरीकों की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, आधुनिक तरीके, ठीक है, यानी आधुनिक टाइप की कृषि। तो मॉडर्न में क्या होगा, सबसे पहले तो आपका HYV द्वारा, HYV की फुल फॉर्म क्या है, हाई यील्डिंग वेराइटी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो HYV जो बीज है उनका यूज करना, ताकि जो पैदावार है वो काफी अच्छी हो। इसके अलावा सिंचाई की अगर बात करें तो यहाँ कम जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर सिंचाई की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, पानी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। इसके अलावा जो खाद है यानी उर्वरक है वो कैसा होगा आपका, रासायनिक, यानी बाहर से प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें किस चीजों का प्रयोग किया जाएगा, कीटनाशकों का, यानी हमें ज्यादा पैदावार चाहिए तो हम जो मिट्टी है उसको, उस पे ज्यादा चीजों का यूज करेंगे ताकि ज्यादा पैदावार हो सके। उसको कीटनाशक भी यूज करेंगे ताकि कीड़े वगैरह ना लगे। इसके अलावा जो मशीन है, मशीन ज्यादा बड़े तरीके की यूज होगी, ठीक है ना, नलकूपों का यूज होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पंप वगैरह हैं उस पूरे सिस्टम को लाया जाएगा, ट्यूबवेल वगैरह इन सब का यूज किया जाएगा। तो जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे हटके नए तरीकों का यहाँ पर यूज होगा, ठीक है ना। हरित क्रांति में एक तो आपको HYV की फुल फॉर्म याद रखनी ही रखनी है, इसमें कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं, हरित क्रांति तो हुई, और देखिए पूरा का पूरा डायग्राम है। HYV सीड्स, ठीक है, डाले यहाँ पर, फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ी, फिर पेस्टिसाइड्स की यानी कीटनाशक की, और उर्वरक की, और इसके अलावा इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ी, क्योंकि बीज जो हैं इनको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि ये पारंपरिक तरीका नहीं है। तो यहाँ पर सिंचाई के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है, कैनल्स हैं, पंप सेट्स हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का काफी यूज है, डैम्स भी बनाए गए, और मशीनरी का बहुत ज्यादा यूज किया गया, डीजल भी यहाँ पर यूज किया जा रहा है, डीजल लग रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, आपको पता ही। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, HYV सीड्स, इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यहाँ पर यूज किया जा रहा है। अब ये सब चीज तो हमने देख ली है, लेकिन कुछ टाइम तक तो काफी अच्छा रिजल्ट रहा, लेकिन हरित क्रांति की वजह से काफी बाद में काफी सारी चीजें थोड़ी सी नेगेटिव देखने को मिली। मतलब जो जमीन है वो, उसकी जो उर्वरक शक्ति है, क्षमता है, वो कम होने लगी। मतलब रिजल्ट तो अच्छा आया, लेकिन इससे जो नुकसान है वो भी अब सामने आने लगा। अब इससे होने वाले नुकसान, पहले हम प्रभाव देख लेते हैं क्या क्या चीजें हुई। कह सकते हैं कि जो चावल गेहूं है, जो बीज यूज किए थे उसकी वजह से जो क्वालिटी है, उसके जो तरीके हैं, नए नए तरीके यूज हुए, और उपज जो है वो ज्यादा हुई, ठीक है। दूसरी बात है, लोगों ने मशीनों का यूज करना ज्यादा शुरू किया, तो काफी सारी चीजों के बारे में पता चला, और कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला मशीनों से। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने ट्रेडिशनल तरीके छोड़कर खाद वाले, और जो नए तरीके हैं यानी रासायनिक जो खाद है उनका जो प्रयोग है वो शुरू करा। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन तो थे ही, इसके अलावा और भी चीजों का उन्होंने प्रयोग करना शुरू करा, ठीक है। तो ये सारे तो प्रभाव हुए, मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि नई नई चीजें डेवलप हुई, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी देखने को मिले। नुकसान क्या था, सबसे ज्यादा मिट्टी को, यानी मृदा जो है उसकी जो उर्वरकता क्षमता है वो एकदम नष्ट होने लगी, क्योंकि उसके साथ इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान मिट्टी को हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि सिंचाई की पानी बहुत ज्यादा चाहिए, तो पानी आएगा कहाँ से, तो इसमें जो अंडरग्राउंड जो वाटर है, यानी जो भूमि का जल स्तर है वो क्या होने लगा, गिरने लगा।
अब जब पंप लगा के जमीन से पानी निकाला जाएगा तो बहुत ही ज्यादा पानी चाहिए, तो पंप लगाने की वजह से ज्यादा पानी निकाला जा रहा है, तो उस एरिया का जो जल है वो जो उसका जो लेवल है वो कम होने लगा। इसके अलावा जो मिट्टी के नीचे रासायनिक उर्वरक जो हैं वो क्या हो जाते हैं, आसानी से पानी में घुल जाते हैं और फिर मिट्टी में नीचे चले जाते हैं, और फिर उससे क्या हुआ, जल को भी वो क्या करते हैं, दूषित करते हैं, तो जो पानी है वो भी खराब होने लगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि होने लगी, जैसे बैक्टीरिया वगैरह की दिक्कत होने लगी पानी में, मतलब ओवरऑल कह सकते हैं जमीन खराब होने लगी। इसके अलावा सिंचाई विचाई, ये सब तो मेन रीजन थे, ये सब हमने देख लिया है, प्रभाव देख लिया है, नुकसान देख लिया है। अब हम आगे क्या देखेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम है, नंबर ऑफ फार्मर्स, ये पहले दिखाना था मुझे आपको पर कोई बात नहीं। कल्टीवेटेड एरिया यानी कितने एरिया पर फार्मिंग हो रही है, और नंबर ऑफ फार्मर्स, कितने फार्मर्स है। तो ये देखिए 50% नंबर, यानी मीडियम जो फार्मर है, सेमी मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, ज्यादा फार्मर्स, और ये क्या है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स का नंबर ये है। तो कुछ इस तरीके से डेटा शो हो रहे हैं। रासायनिक उर्वरक मैंने आपको बता ही दिया है, ये क्या होता है, ये होते हैं जो आपका फैक्ट्री में तैयार किया जाने वाला, या फिर कंपनी में जो आपको कंपनी में केमिकल के थ्रू आपके खाद तैयार होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, रासायनिक उर्वरक। इसमें छोटे कृषक जो हैं उनके पास काम बहुत कम होता है, वो बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं जो बड़े किसान हैं उनके खेतों पर काम करने के लिए। कुछ के पास इनमें अपनी जमीन होती है, कुछ के पास अपनी जमीन नहीं होती। मंझोले और बड़े जो किसान होते हैं उनके पास, कुछ के पास अपनी जमीन, बड़े किसानों के पास तो अपनी जमीन होती है, मंझोले जो होते हैं उनमें कुछ के पास अपनी जमीन होती है, कुछ के पास अपनी जमीन नहीं होती है। ये दिखा रहा है जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो बड़े बड़े पार्ट है, ठीक है, कितनी बड़ी बड़ी जमीन है लोगों के पास, ये बड़े बड़े किसानों की है, और कोने में एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया गया है जिसमें से भी छोटी छोटी जमीन कर दी गई है, ठीक है। तो कोई भी, तो यहाँ पर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, यानी जमीन देखी कि किस किस तरीके से जमीन जो है वो डिवाइड कर दी गई है। अब क्योंकि जो छोटे किसान हैं वो क्या करेंगे बेचारे, उनको जितना रोजगार है उसकी समस्या तो देखने को मिलती ही है। इसके अलावा जो मौसमी मजदूरी होती है, यानी इस वक्त हमारे पास काम नहीं है, मतलब बड़े जो किसान है उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास काम नहीं है इस वक्त तुमको देने के लिए, तो क्या करेंगे, खाली बैठ जाएंगे, जो फिर मजदूरी करेंगे कहीं और जाकर, तो वो सब चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा भूमिहीन जो किसान है उनका भी स्ट्रगल देखने को मिला, और वो भी काफी ज्यादा स्ट्रगल, या फिर कह सकते हैं वो काफी ज्यादा संघर्ष करते रहे, ठीक है। डेली जाकर काम ढूंढना, ये सब चीजें लगी रहती किसानों की जिंदगी में, इसलिए किसानों को अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो मजबूर होते हैं वो किसान ही होते हैं, ठीक है, सबसे कम रिस्पेक्ट उन्हीं को दी जाती है, पता नहीं क्यों। और यही सब चीज है जिसकी वजह से उनको, क्योंकि डेली वेजेस फिर काम करना पड़ता है। इसके अलावा कर्जा जो है वो बहुत ज्यादा उनको लेना पड़ जाता है, कर्जा। अब जब उनके पास काम नहीं है तो कर्जा लेंगे तो फिर वो जो जमींदार है या फिर जो जमीन का मालिक है उसके पास जाकर उनको काम करना पड़ेगा उसका, ठीक है। हो सकता है एक्स्ट्रा भी काम करना पड़े, तो वही सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा ये तो होगी कृषि वाली क्रियाएं। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कृषि के अलावा क्रियाएं करते हैं, यानी कि गैर कृषि वाली एक्टिविटीज, यानी जिसमें कि एग्रीकल्चर का कोई भी काम नहीं है। इसमें क्या है, मतलब उनको प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई चीज नहीं करनी है, जैसे कि आपका हो गया डेयरी की एक्टिविटीज में लगे हुए रहते हैं लोग, ठीक है ना। और यहाँ पर डेयरी में काफी सारी चीजें वो लोगों को, यानी फैमिलीज को प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा दूसरा है यहाँ पर डेयरी में बेसिकली आपको पता है गाय भैंस पाली जाती है, ठीक है। और पूरा का पूरा एक फार्मिंग होती है, पूरा फार्म बनाया जाता है, और वहां से जो अलग अलग सेंटर्स हैं उन पर जो भी प्रोडक्ट है, जो भी दूध वगैरह वो वहां पर भेज दिया जाता है। फिर आपका लघु स्तरीय विनिर्माण, ठीक है, यानी छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो परिवार है उनका गुजारा चल जाता है छोटे मोटे काम करके, मतलब ये बहुत ही छोटा काम भी नहीं होता है, एक बहुत सारे लोग मिलके आपस में काम कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुटीर उद्योग की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे छोटी छोटी मशीन्स वगैरह लगा के वहां पर काम किया जाता है। व्यापार कार्य में लगे हैं लोग, यानी कुछ लोग अपना बिजनेस वगैरह भी कर लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ एक्टिविटी है परिवहन। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के काम में लग जाते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट चलाने का काम करते हैं, ड्राइविंग जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है।
इसकी वजह से भी लोगों की जो जीविका है वो चल जाती है गाँव वगैरह में, गाँव में भी, शहरों में भी। इसके अलावा है हमारे पास प्रशिक्षण सेवा, जिसमें क्या है आपका बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो कि आपको कंप्यूटर वगैरह सिखाने का काम करते हैं, मतलब आपको कुछ ना कुछ स्किल्स सिखाने का काम करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें जो लघु स्तरीय जो विनिर्माण है इसकी कुछ विशेषताओं की, तो यहाँ पर काफी सारी एक्टिविटीज लोगों को करने को मिलती है। एक तो पूरी की पूरी फैमिली काम कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, और बहुत ईजी हो जाता है काम करना। एक तरीके की एक्टिविटी उनको बता दी जाती है तो उस एक्टिविटी को ही वो करते रहते हैं, सभी लोग मिलके पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। कई बार रेंट पे भी लिया जाता है इनको, किराए पर काम करवा लिया जाता है। और यहाँ पर जो पूंजी है वो कम लगती है, मतलब जो लागत है वो काफी कम लगती है, और सबसे बड़ी बात है कम समय में ये तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। मैंने ये सब यहीं पे मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। बस तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिलते हैं और इसके एमसीक्यूज भी हम आगे डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया कीजिए, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।